बड़ी खबर प्रयागराज से है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अतीक के गुर्गों का पुराना वीडियो सामने आया है। अतीक के गुर्गे ने एक मुकदमे के पैरोकार के घर पर धावा बोला था, उस वक्त का वीडियो सामने आया है। 2 गाड़ियों पर सवार होकर हमलावर आते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। चर्चित अलकमा सुजीत मर्डर केस में पैरोकार था साबिर, और साबिर के घर अतीक के गुर्गे किस तरीके से हमला बोलते हैं उसी का वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर है। साबिर के घर अतीक के गुर्गों ने पथराव किया था। ये वीडियो साल 2019 का है, सीसीटीवी फुटेज है। साबिर ने पुलिस में इस मामले की शिकायत की थी और देखिए किस तरीके से साबिर के घर पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं अतीक के गुर्गे। अंदाजा लगाया जा सकता है ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। प्रयागराज से उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ा ये वीडियो बताया जा रहा है। अतीक के गुर्गे हैं, उनका ये पुराना वीडियो है, लेकिन मकसद वही है। अतीक के गुर्गों ने एक मुकदमे के पैरोकार के घर पर हमला बोला और पैरोकार का नाम साबिर 2 गाड़ियों में सवार होकर आते हैं और कैसे हमला बोलते नजर आते हैं जरा आप भी देखिए। यह मामला अलकमा सुजीत मर्डर केस में पैरोकार साबिर के घर हमला बोलने का है। इस मामले की शिकायत साबिर ने दर्ज भी कराई थी। किस तरीके से पैरोकार के घर पर हमला बोलते ये तमाम गुर्गे एक साथ 2 गाड़ियों पे आते हैं और उसी दरमियान सीसीटीवी फुटेज देखिए कैसे पत्थर ईंट चलाते नजर आते हैं। कुल मिलाकर के पूरे मामले में पैरोकार साबिर को डराने की धमकाने की ये कोशिश और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साफ देखा जा सकता है 2 गाड़ियों में किस तरीके से लोग उतरते हैं, टारगेट करके एक घर के बाहर खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि साबिर ने इस बात की शिकायत भी की थी। सभी गुर्गे खड़े हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश है, पथराव किया जा रहा है, ईंट बरसाए जा रहे हैं। 2019 का ये मामला जहां ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, गुर्गों का वही रवैया है, पैरोकार को धमकाने का, डराने का, किसी भी तरीके से इस पूरे मुकदमे को प्रभावित करने का इरादा साफ तौर पे देखा जा सकता है। ये देखिए आप, पहले तो सारे गुर्गे गाड़ी भर करके आते हैं, एक घर के बाहर किस तरीके से उद्यम मचाते हैं, दबाव बनाते हैं और ये अंदाजा लगाइए यही है मोडस ऑपरेंडी। अगर किसी को धमकाना है, डराना है, केस को प्रभावित करना है तो ये 2019 का रवैया है। पूरे मामले को आप देखिए कैसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। साबिर नाम का ये शख्स है जिसे डराने धमकाने के नियत से ये गुर्गे आते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, बड़ी बड़ी एसयूवी कार जिसमें कई लोग सवार उतर करके एक साथ साबिर नाम के शख्स के घर के बाहर मौजूद हैं। उस घर के बाहर गली में ही सीसीटीवी इंस्टॉल था और उसी का फुटेज है। साफ साफ देखा जा सकता है, कोई दो राय, कोई दुविधा नहीं है कि इतने सारे लोग आखिरकार एक साथ गाड़ी से क्यों आए हैं, क्यों उतर रहे हैं और पत्थर क्यों चला रहे हैं, ईंट क्यों फेंक रहे हैं किसी के घर पर। और इनकी पहचान हुई है, ये अतीक के गुर्गे हैं। प्रयागराज से ही बड़ी खबर है। चकिया इलाके से लोग पलायन कर रहे हैं। चकिया इलाके में अतीक का घर है, ऑफिस है और चकिया में ही रहने वाले हैं अतीक के कई रिश्तेदार। उमेश पाल शूटआउट के बाद से इस पूरे इलाके में पुलिस की हलचल लगातार बनी रहती है। किराए पर रहने वाले लोग अपना मकान खाली कर रहे हैं। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट से शहर के एक इलाके की पहचान पर बदनुमा दाग लग चुका है और इस इलाके में पिछले 1.5 महीने से गतिविधियां, आए दिन पुलिस की छापेमारी, हलचल। यहाँ के लोगों ने अब पलायन करना शुरू कर दिया है। किराए पर रहने वाले लोगों ने अपना पता बदल दिया है, घर छोड़ने लगे हैं और इस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह आशियाना खोजने लगे हैं। बात हो रही है शहर के उस चकिया इलाके की जिसकी पहचान माफिया अतीक अहमद के नाम से होती है। अतीक का पुश्तैनी मकान दफ्तर चकिया इलाके में ही है। पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलाने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बेटों के साथ इसी इलाके में रहती थी। अतीक अहमद का ससुराल भी इसी इलाके में है। अतीक अहमद के गैंग के ज्यादातर सदस्य यही कुनबा बनाकर रहते हैं। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार और करीबियों पर कानून का शिकंजा लगातार तेजी से कसता जा रहा है। पुलिस की टीमें दिन रात उस चकिया इलाके में छापेमारी करती रहती हैं जहां पर अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान है, जिस जगह पर ये मकान गिराए जाने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बेटों के साथ रहती थी। ये चकिया इलाका पहले काफ़ी गुलजार रहता था, लोगों की भीड़ से आबाद रहता था, लेकिन इन दिनों यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है और तमाम लोग जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस की टीमें हों, चाहे एसटीएफ की टीमें हों, इस इलाके में जो है लगातार छापेमारी करती रहती हैं, आरोपियों और संदिग्धों को तलाश करती
रहती हैं। इस वजह से यहाँ जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर में भी जांच एजेंसियों की छापेमारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका कनेक्शन भी किसी तरह से अतीक अहमद के करीबियों के साथ जुड़ जाए। दरअसल इस पूरे इलाके में अतीक अहमद और करीबी लोग रहते थे और उनका कहीं ना कहीं संपर्क यहाँ आम लोगों से भी रहता था। तो इस वक्त हम अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान के सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पुश्तैनी मकान के ठीक सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि किराए पर कमरा खाली है। यहाँ पर इस बोर्ड पर एक शख्स की तस्वीर लगी हुई है, साथ ही साथ 2 मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। और प्रयागराज का ये जो चकिया इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर मकानों में जो किराएदार रहते थे वो मकानों को छोड़कर इस इलाके से चले गए हैं। उन्होंने दूसरी जगहों पर मकान तलाश लिए हैं, वो अब उन जगहों पर रहने लगे हैं। लोगों को ये लगता है कि इस इलाके में रहने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जो मकान जहाँ पर इस इलाके में जहाँ पर किराए का एक कमरा भी मिलना बेहद मुश्किल होता था, वो इलाका अब किराएदारों से धीरे धीरे कर खाली होता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो किराएदार थे वो यहाँ इस इलाके को छोड़ चुके हैं। हालांकि जिनके अपने मकान हैं उनको यहाँ पर रहना मजबूरी है, लेकिन जो किराएदार रहते थे वो इस इलाके को छोड़कर जाने लगे हैं, किसी दूसरे शांत इलाके में अपना ठिकाना बनाने लगे हैं। और इस इलाके में अब लोगों को ढूंढते हुए भी किराएदार नहीं मिल रहे हैं। कहा जा सकता है कि अतीक अहमद, उसके परिवार और उसके करीबियों की करतूत ने पूरे चकिया इलाके को बदनाम कर रखा है। जो चकिया इलाका पहले तमाम गतिविधियों के तौर पर जाना जाता था, वो इन दिनों अतीक अहमद के नाम की वजह से सुर्खियों में है। कोई भी इस इलाके से अपनी पहचान बताना नहीं चाहता है, उससे अपनी पहचान जोड़ना नहीं चाहता है। और इलाके में जो लोग रहते थे वो अब धीरे धीरे कर दूसरी जगहों पर ठिकाना बनाने की कवायद में जुट गए हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। लेकिन जिन लोगों का मकान चकिया में है, जो लोग चकिया में रह रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले के बाद, सुनिए आप। अतीक अहमद पूर्व सांसद भी रहे, कई बार के विधायक रहे। उनका आपराधिक जगत में खूब बोलबाला रहा और सरकारें भी लगभग उन्हीं की विचारधाराओं की आती रहीं, जिससे न सत्ता का पूरा उनके वरदहस्त रहा और पुलिस प्रशासन कुछ सुनता नहीं था। वो अवैध ज़मीन का कारोबार, हत्या, इस तरह का काम में लिप्त रहते थे। उससे बड़ा माहौल ख़राब हुआ 25-30 साल से। अब जब से योगी सरकार आई है, 5-6 वर्ष हो गया, तो वातावरण ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो चलिए हम सीधा रुक करते हैं प्रयागराज का। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद हैं और उनसे ही जानेंगे कि आज पूरे दिन की इस रिपोर्ट के बाद से जो जो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं, जो जो खुद उन्होंने देखा है, समझा है, परखा है, क्या लग रहा है वहां का माहौल। वहां के रहवासी आपसे बातचीत करते हुए भी मिले होंगे। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज का जो चकिया इलाका है बहुत पुराना इलाका है। पहले इसकी एक अलग पहचान थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसकी पहचान सिर्फ अतीक अहमद और उसके गिरोह तक सीमित होकर रह गई है। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से, यानी उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से, इस पूरे चकिया इलाके में दिन भर हूटर लगी हुई गाड़ियां घूमती रहती हैं। तमाम आरोपियों और संदिग्धों को पुलिस ने, एसटीएफ ने इसी इलाके से उठाया है और तमाम अतीक अहमद के जो करीबी है, जो गुर्गे हैं, इसी इलाके में रहते हैं, तो लोगों से एक दूसरे से संपर्क रहता है। ऐसे में जो इलाके के लोग हैं वो बेहद डरे हुए हैं, दहशत में हैं। उन्हें इस बात की आशंका हमेशा सताती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अतीक अहमद के किसी करीबी के साथ उनका कोई कनेक्शन सामने आ जाए, पुलिस और जहां एसटीएफ की टीमें उनके घर पर छापेमारी करें। इस वजह से जिनके अपने मकान हैं उनके लिए तो रहना मजबूरी है, लेकिन जो लोग किराए पर रहते थे अब इस किराए के मकान को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं ताकि सुकून के साथ, शांति के साथ अपनी जिंदगी बिता सकें। जिस चकिया इलाके में एक कमरा भी मिलना मुश्किल होता था, वहाँ तमाम जगहों पर अब हमें दिखाई देते हैं कि बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए हैं, पोस्टर लगा दिए गए हैं, कंप्यूटर प्रिंट आउट लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर कमरा खाली है, जो लोग चाहते हो वो संपर्क कर सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ है अतीक अहमद, उसके गिरोह की वजह से। और अतीक अहमद का जिस चकिया इलाके में जिस जगह पर पुश्तैनी मकान है, उस पुश्तैनी मकान में तो को बुलडोजरों के जरिए गिराया जा चुका है, लेकिन उसके ठीक सामने जो मकान है, यानी 10 फीट की रोड पार करने के बाद जो एक बड़ा सा मकान है, उसमें भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है कि ये जगह किराए के लिए खाली है, जो लोग रहना चाहते हो वहां पर रह सकते हैं।
तो इस तरीके के हालात पूरे चकिया इलाके के हैं, आसपास के जो दूसरे मोहल्ले हैं वहाँ के हैं। हर कोई अब अतीक अहमद और उसके करीबियों से पल्ला झाड़ना चाहता है, दहशत और डर से बाहर निकलना चाहता है और सुकून के साथ जिंदगी बिताना चाहता है। यही वजह है कि उस इलाके से, उस बदनाम इलाके से लोग निकलकर किसी दूसरी जगह पर अपना आशियाना तलाशने में, बनाने में लग गए हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं देवरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। करके सुविधा को देना चाहते हैं, कहीं कोई देर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में भी यही सुविधा देने जा रहे हैं। दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्र, अभी मैं गया था स्वर्गीय मरजाती देवी त्रिपाठी जी के नाम पर वैदिक जी के गांव में मैं गया था, और वहां जाकर के हम लोगों ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी रहेंगे, पैरामेडिक्स भी रहेंगे, नर्स भी रहेंगी, सब रहेगा, लेकिन हेल्थ एटीएम भी दे दिया। हेल्थ एटीएम में एक साथ 60 प्रकार की जांचें हो सकती हैं, 60 प्रकार की जांचें, और उसी हेल्थ एटीएम से जांच करके यहां से किसी भी हायर सेंटर में, गोरखपुर एम्स से हो, गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हो, एसजीपीजीआई से हो, केजीएमयू से हो, जहां से भी डॉक्टर से वहां पर संपर्क हो, उससे संपर्क करके प्रिस्क्रिप्शन यहां से भेजा, वहां से डॉक्टर ने लिखा और फिर दवा यहां मरीज को मिल गया। मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आने वाले समय में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इस तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, ये विकास इसलिए क्योंकि सरकार विकास के बारे में सोचती है। जब जाति के नाम पर लोग सोचते हैं, जो लोग जाति के नाम पर कार्य करते थे, वे युवाओं का भी शोषण करते थे, किसानों का भी शोषण करते थे, विकास के पैसे का बंदर बांट करते थे, और जब नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली के लिए भी निकल पड़ता था। भाइयों बहनों, आज तो ऐसा नहीं है। आज तो नौजवान की नौकरी, कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकला है। टॉप 10 में से 8 में बेटियां पहले 8 आई हैं। आप सोच सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प चरितार्थ हो रहा है कि 10 में से 8 बेटियां टॉप कर रही हैं, और ज्यादातर में बहुत बड़ी संख्या में बेटियों ने स्थान प्राप्त किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज यहां पर जो लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देवरिया जनपद को प्राप्त हुई हैं, ये स्वास्थ्य से भी हैं, शिक्षा से भी हैं, ग्राम्य विकास से भी हैं, हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन से भी हैं, हर प्रकार की योजनाएं हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। आपका जो आशीर्वाद कमल के फूल के साथ प्राप्त होता रहा है, आप इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ करके काम करते रहिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए आपके यहां पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी प्रस्ताव आएगा, देवरिया जनपद के इस प्रस्ताव को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर बाबा राघव दास जी के और महर्षि देवराहा बाबा की इस पावन धरा को नमन करते हुए देवरिया वासियों को इन लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि अगर कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा तो शुगर का फुल फ्लेज कॉम्प्लेक्स चीनी मिल सहित आपके देवरिया जनपद में भी लगेगी। इस बात का आपको आश्वासन देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देखिए, इटावा से बड़ी खबर मिल रही है। कोऑपरेटिव चुनाव के लिए नामांकन के दौरान नोकझोंक की खबर है। सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया। सपा के लोगों को नामांकन भरने से रोके जाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने सपा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं सपा के लोग, ये कहना है सरिता भदौरिया का। आज क्रय विक्रय
इटावा का चुनाव था, नामांकन दाखिल करना था। तो सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो कि यहाँ पर डेलीगेट नहीं है, जिनको नामांकन नहीं करना है, वो भी सुबह से बैठे हैं। जबकि नियम यह है कि सीधे अगर कोई कैंडिडेट आता है, उसके समर्थक प्रस्तावक आते सीधे जाए, पर्चा भरें, रसीद कटवाएं। पर्चे ही दाखिल नहीं करने दे रहे थे, तब मुझको आना पड़ा। निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके कहने से भी नहीं हट रहे। ये कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं, क्रय विक्रय और उसका संघ का आज नामांकन था। जबरदस्ती चौपाल जी 5-6 लोगों को, जिनके फर्जी प्रस्तावक और समर्थक थे, लेके आए और अंदर घुस के हमारे 1-2 कार्यकर्ता थे, उनको दबा के धमका के बाहर भगा के और जबरदस्ती उनका नामांकन करा दिया। मेरी तबीयत खराब थी, जब तक मुझे सूचना मिली मैं आई हूँ, तब तक फर्जी तरीके से 4-5 लोगों का नामांकन उन्होंने कराया। उधर फर्रुखाबाद में गेहूं की फसल में भीषण आग की खबर। 52 बीघे की जमीन पर फसल जलकर के खाक हुई। हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से ये आग भड़की और गेहूं की फसल आग से किस तरीके से खाक हो गई, तस्वीरें आपके सामने है। किसानों की कमर टूटी है, मौसम की मार झेली है। कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे फसल यहां तक पहुंची, लेकिन एक चिंगारी की वजह से ये किसान की मेहनत खाक में मिल गई। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जायजा लिया। गेहूं की फसल की क्षति का आकलन किया जा रहा है। श्रावस्ती में भी गेहूं की फसल में भीषण आग की खबर है। 25 से 30 बीघे में गेहूं की फसल जल करके खाक हो चुकी है। तेज हवा से आसपास के खेतों में भी आग फैलती चली गई। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के दामोदरा गांव का ये मामला है। आग लगी और इसके साथ फैलती चली गई, एक के बाद एक खेतों को जद में लेती चली गई। गेहूं की फसल में आग की ये तस्वीरें। मल्हीपुर थाना लगता है, दामोदरा गांव से ये मामला सामने आया है। ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं, जैसे तैसे आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हवा थी और हवा के झोंके के साथ आग भी फैलती चली गई। एक खेत से दूसरे खेत तक कुल मिलाकर 25 से 30 बीघे गेहूं की फसल जल करके खाक बताई जा रही है। आग की खबर, खेत में आग की खबर, 25 से 30 बीघे की फसल जल करके खाक हुई है। आइए आगे बढ़ते बात करते हैं फतेहपुर की। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को गिराया गया है। NHAI की जमीन पर बना रखा था अवैध कब्जा। प्रशासन की टीम ने वहां पहुंच करके अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन की कार्रवाई पर व्यापारियों ने नाराजगी, रोष जाहिर किया है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 232 की एक सैदनपुर गांव है, वहां पर अमित कुमार गुप्ता द्वारा होटल और टीन सेट डालकर जो NHAI की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसमें NHAI के द्वारा उनको कई बार नोटिस दी गई, लेकिन उनके द्वारा अपने आप अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया था। उसी क्रम में NHAI वालों ने और हमारे राजस्व विभाग के लोग और पुलिस ने मिलकर उनका जो होटल बना हुआ था, जो टीन सेट बनी थी, वो सब आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।